गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। कोरोना संकट से उपजे हालात पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। ऐसी कोई टिप्पणी तो तब मायने रखती जब यह सवाल उठा होता कि आखिर इस राष्ट्रीय संकट के समय शीर्ष न्यायपालिका क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि देश के कई उच्च न्यायालय भी कोरोना संकट से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। उनमें से कई राज्य सरकारों को डांटने फटकारने में लगे हुए हैं। जब उच्चतर अदालतें यह देख रही हैं कि केंद्र, राज्य और उनका प्रशासन कोरोना संकट से निपटने के लिए अपने स्तर पर भरसक कोशिश कर रहा है, तब फिर उनके कठोर टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। ये टिप्पणियां संकट से जूझ रहे तंत्र के मनोबल को प्रभावित करने अथवा उनकी प्राथमिकताओं को गड़बड़ाने वाली साबित हो सकती है। निसंदेह वहाँ अवश्य हस्तक्षेप किया जाए जहाँ जानबूझकर हीला हवाली हो रही है, लेकिन यह समझना कठिन है कि मद्रास उच्च न्यायालय इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव तो केवल 5 राज्यों में हो रहे हैं। आखिर जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, वहां कोरोना क्यों फैला? क्या चुनाव आयोग के कारण ही? पैराचेंज। मद्रास उच्च न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव तो संबंधित उच्च न्यायालयों की सहमति से ही हो रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बाद भी किसी को यह अनुमान नहीं था कि हालात इतनी तेजी के साथ इतने भयावह हो जाएंगे। स्वास्थ्य ढांचा केवल इसलिए नाकाफी नहीं साबित हो रहा कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए भी हो रहा क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई। इसके कारण ही अस्पतालों में बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की तंगी हो गई। यदि जिन अस्पतालों में 5-10 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, उनमें यकायक 100-200 मरीजों को उसकी आवश्यकता पड़े तो हालात हाथ से फिसलेंगे ही। अच्छा होता ऐसा ना होता, लेकिन जब ऐसी स्थिति विकसित देशों तक में बन चुकी है, तब फिर भारत की क्या गिनती। इस बुनियादी बात को सरकारों पर तंज कसने वाले राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के उस वर्ग को भी समझना चाहिए जो सरकारी तंत्र को नाकाम, निष्क्रिय बताने के लिए उत्साहित दिख रहा है। क्या विदेशी मीडिया का यही रवैया
अमेरिका, इटली के संकट के समय भी था। यदि नहीं तो फिर उसे कोरोना की दूसरी लहर के रूप में जो संकट भारत के समक्ष आ खड़ा हुआ है, उसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ आ रही है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं ही मन में अशांति को जन्म देती है। वर्तमान कभी भी अशांत नहीं होता है। कल क्या हुआ था और आने वाले कल में क्या होगा, इसी को यदि हम अपने मस्तिष्क से निकाल दें या ना आने दें, तो मस्तिष्क में केवल वर्तमान ही शेष रह जाएगा, जो मन की पूर्ण शांति की स्थिति होगी। मानव मन का यह प्राकृतिक नियम है कि जिस बात को लिए हम सो जाते हैं, वही बात लेकर हम सुबह जागते हैं। यदि रात में किसी चिंता को लेकर हम सोए हैं, तो सुबह जागने के समय वही चिंता मस्तिष्क में बैठ किए होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने और अपने चित्त के बीच में अतीत और भविष्य को नहीं लाता है, उसका चित्त एकदम निर्मल और शांत हो जाता है। पैराचेंज। यदि हम मन को कुछ समय के लिए साध लें, तो जीवन में कभी कोई अशांति नहीं होगी। ऐसा करते रहने से निश्चित ही वह घड़ी आ जाती है जब हम जो भी कार्य करेंगे, उसमें हमारा मन पूरी तरह से रमा रहेगा। ऐसी स्थिति में हमारे लिए अपना प्रवाह सुगम हो जाएगा। इसी से हृदय में प्रबल शांति अनुभव होती है। यदि कोई व्यक्ति कोई छोटा सा भी काम करता है और उस काम के प्रति सुगम प्रवाह से समर्पित होता है, तो ऐसा काम भी बड़े बड़े योगी महात्माओं द्वारा किए जा रहे ध्यान के समान ही हो जाता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हम जैसे जैसे इसमें उतरना सीख जाएंगे, उस स्थिति में किसी काम के प्रति इस प्रकार का प्रवाह हमें ईश्वर के करीब लाता है। यदि हम बिना हाथ पैर मारे चुपचाप पानी में बहने के समान जीवन में भी बहना सीख लें, तो निश्चित ही हमारे जीवन से अशांति एकदम मिट जाएगी। क्योंकि सरल चित्त का पहला लक्षण यही है कि यह शरीर में बहता और तैरता हुआ ही अनुभव हो। इसी संतुलन की अवस्था से वह शांति उत्पन्न होती है, जो न केवल समृद्धि की पहली सीढ़ी है, अपितु जीवन में मधुरता के रस घोलने का भी काम करती है। स्टॉप।